Good morning students, welcome to online classes. Saint Angel Public School Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit History, Chapter number 2, Nationalism in India. Lahore Session and the Demand for Complete Independence. Instead of giving any definite assurance, the Viceroy had only announced that a roundtable conference of all parties would be held in London to discuss the recommendation of the Simon Commission. जो वायसरॉय था इसने कोई भी डेफिनेट एश्योरेंस नहीं दिया, कोई पुख्ता घोषणा नहीं की कि कब तक भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आयोजन की बात की जिसमें सभी पार्टियां हिस्सा लेंगी और ये कॉन्फ्रेंस लंदन में होगा और इसमें साइमन कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। द अनाउंसमेंट फेल्ट शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कांग्रेस। ये जो घोषणा वायसरॉय द्वारा की गई ये कांग्रेस की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। At its Lahore session, presided over by Pandit Jawaharlal Nehru in December 1929, the Congress passed resolution boycotting the Round Table Conference. लाहौर सेशन जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस मीटिंग की अध्यक्षता की, ये मीटिंग दिसंबर 1929 में हुई। यहाँ पर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें तय किया गया कि अंग्रेज सरकार जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे, उसका बहिष्कार किया जाएगा। इट डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल एंड टुक स्टेप टू लॉन्च ए मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया, ये भी घोषणा की कि अब हम यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे से जो भी आंदोलन करेगी वो पूर्ण स्वराज के लिए होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए होगा। साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि जो 26 जनवरी 1930 का दिन है, ये दिन पूरे भारत में पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। गांधीजी's 11th demand on 31st January 1930, Mahatma Gandhi in a statement put forward 11 demands to correct the wrongs done to the Indians. 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने 11 मांगे रखी। ये जो 11 मांगे रखी गई हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था, गलत हो रहा था, उसके लिए थी। इस डिमांडेड इंक्लूडेड, और उनकी जो मांगे थी उनमें से कुछ मांगे यहाँ पर दी हैं। टोटल प्रोहिबिजन, पूर्णतः निषेध। द रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ज़मीनों पर जो टैक्सेस रेवेन्यू लगा हुआ है उसे कम किया जाए। द एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, नमक कर को हटाया जाए। प्रोटेक्टिव टैरिफ ऑन द फॉरेन क्लॉथ्स, जो विदेशी कपड़ा भारत में आता है उस पर रोक लगाई जाए। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद दैम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन। ये जो 11 मांगे रखी गई हैं इनमें लगभग समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख के रखी गई थी ताकि समाज के सभी लोग अपने आप को इस आंदोलन के साथ जुड़ा महसूस कर सके और ये जो कैंपेन होने जा रहा था उसमें भारत के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। He assured the Viceroy that he would withdraw civil disobedience on British government expectation of this demand. उन्होंने वायसरॉय को यह आश्वासन दिया अगर सरकार उनकी ये मांगे मान लेती है तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे। गांधीजी's डिमांड वर डिक्लेयर्ड टू बी अनरियलिस्टिक बाय द वायसरॉय। गांधी जी की ये जो मांगे थी उस समय भारत के जो वायसरॉय थे उन्होंने इन बातों को निराधार कहा, बताया। उनका ये कहना था कि गांधी जी की जो मांगे हैं वो सही नहीं है और इनको माना नहीं जा सकता। द साल्ट मार्च, महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी ने नमक में एक ऐसा पावरफुल सिंबल पाया जो पूरे देश को जोड़ सकता था। महात्मा गांधी का ये मानना था कि नमक एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है जिससे देश को जोड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है।
सो इन हिज लेटर टू द वायसरॉय ही डिमांडेड द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। इसलिए महात्मा गांधी ने अपना जो पत्र वायसरॉय को लिखा उसमें नमक कर को हटाने की बात कही। साल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक। साल्ट एक ऐसी चीज़ है जो अमीर और गरीब दोनों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। और नमक खाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ऑफ इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर, रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेज ऑफ द ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेज सरकार ने जो नमक पर लगान लगा रखा है और इसके उत्पादन में जो एकाधिकार उनके पास है, वो अंग्रेज सरकार के भारतीयों को शोषण करने की जो नीति है उसको दर्शाता है। महात्मा गांधी इस लेटर वाज इन ए वे एन अल्टीमेटम। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया जो पत्र था वो एक अल्टीमेटम के तहत था। If the demands were not fulfilled by 11th March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. पत्र में कहा गया अगर अंग्रेज सरकार 11 मार्च तक उनकी मांगों को नहीं मानती है तो कांग्रेस देश में सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन शुरू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। लॉर्ड इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। और लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के साथ कोई भी समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड इस फेमस साल्ट मार्च accompanied by 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर। इसलिए महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च शुरू किया और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय 78 वॉलंटियर्स के साथ की। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधीजीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। ये जो मार्च होने जा रहा था ये 240 मील लंबा था और ये गांधी जी के आश्रम साबरमती जो गुजरात में है वहाँ से लेकर गुजरात में ही समुद्र तट के पास एक डांडी गांव है वहाँ तक होना है। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। वॉलंटियर्स ने लगभग 24 दिन तक यात्रा की और एक दिन में 10 मील की यात्रा किया करते थे। 1000 कम्स टू हियर महात्मा गांधी वेर एवर ही स्टॉप। हज़ारों की संख्या में लोग महात्मा गांधी को सुनने के लिए आया करते थे रास्ते में जहाँ भी गांधी जी रुका करते थे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज एंड आर्ग्यूड देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। महात्मा गांधी लोगों को बताया करते थे कि स्वराज का मतलब क्या है और लोगों से निवेदन करते थे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध करें। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी गांव पहुंच गए। एंड सेरेमनली वायलेटेड द साल्ट एक्ट मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने समुद्री पानी को उबाल कर नमक बनाया और अंग्रेज़ सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो साल्ट टैक्स लगा हुआ था, अंग्रेज़ों ने नमक पर लगाया हुआ था, उसको तोड़ा। The program of the movement. Civil disobedience campaign involved defense of salt law, boycott of liquor, foreign cloth and British goods of all kinds। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने जा रहा था इसमें अंग्रेज़ सरकार के जो नियम हैं उनको तोड़ने की बात थी, जैसे साल्ट लॉ है, नमक कर है, बॉयकॉट ऑफ लिक्विड है, जो नशीली जो पदार्थ हैं उनका बहिष्कार होगा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होगा, अंग्रेज़ सरकार द्वारा बनाया गया किसी भी तरह का सामान है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग था इन द वे दैट इट ऑल्सो इन्वॉल्व नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू एंड वायलेंस ऑफ लॉ ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेज़ सरकार को किसी भी तरह का लगान नहीं दिया जाएगा, ज़मीन पर जो भी कर है वो उनको नहीं दिए जाएंगे और अंग्रेज़ सरकार के जो भी नियम कानून हैं किसी भी तरह के उनको नहीं माना जाएगा। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.